Welcome our YouTube channel Think Positive Academy. Today we will discuss about the chapter first CBSE class 10 the chemical reaction and equation. First of all सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एंड तक आप जुड़े रहना, चैप्टर को बहुत आसान बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हिंदी में बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं वो प्रोसेस जहां पर बनने के बाद न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली केमिकल रिएक्शन। यू कैन सी द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, नए सब्सटेंस के साथ नई प्रॉपर्टी के साथ जब आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली हम एग्जांपल के तौर पर समझे तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जब आपका आयरन रिएक्टेंट है और जब उस पर रस्ट हो जाएगा यानी प्रोडक्ट बनेगा तो दोनों के कलर में क्या आएगा, बदलाव आएगा। दैट मीन्स नई सब्सटेंस बनेगा, नई प्रॉपर्टी बनेगी। तो इसका मतलब यह है कि वो क्या कहलाएगा, ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। और भी एग्जांपल हमारे पास यू कैन सी बर्निंग ऑफ वुड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रेस्पिरेशन। ये सभी एग्जांपल जो है ये इंडिकेट करते हैं केमिकल रिएक्शन की। यहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है, नई प्रॉपर्टी बन रही है, ठीक है जी। अब आगे की हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। केमिकल रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी का टॉपिक है, सीबीएसई में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ गए हो। यदि ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये चार चीज आपकी पढ़नी बहुत जरूरी है मेरे कहने से जरूर। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ये चार ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो केमिकल रिएक्शन को भरपूर बताती है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे चेंज इन स्टेट। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस है, बट एग्जाम में बहुत चला के वो आपसे ऐसी चीज पूछेगा, एग्जांपल के तौर पर पूछेगा कि आप कैसे कह रहे हो कि चेंज इन स्टेट एक केमिकल रिएक्शन है। तो आपको एग्जांपल याद करना पड़ेगा। हमारी एनसीईआरटी में है NH3। आप एक अमोनिया गैस लोगे, ठीक है जी, साथ में उसे मिक्स करोगे किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, किस साथ मिक्स करोगे जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम क्या बोलते हैं HCl। और जब आप दोनों गैस को, ये भी गैस जनरली ये भी गैस है, जब दोनों को आप मिक्स करोगे तो एक कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं NH4Cl, NH4Cl जो सॉलिड होता है। अब यहाँ से गैस कन्वर्ट होगी किसमें, सॉलिड में, ठीक है, यानी स्टेट चेंज हुई है। और जब स्टेट चेंज हुई है तो उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। यानी कहने का मतलब ये है चेंज इन स्टेट। आपको एग्जांपल पढ़ के जाना पड़ेगा, एनसीईआरटी वाले बोर्ड वाले पूछेंगे कि चेंज इन स्टेट का एग्जांपल बताओ यदि हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, NH4Cl। ऐसी बेसिकली चेंज इन कलर, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, बट प्रूफ कैसे करोगे, एग्जांपल के तौर पर आप कैसे बताओगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इसको यदि मैं ऐड करूंगा किसमें, मैंने इसके अंदर लोहे की कील मतलब आयरन नेल को बेसिकली क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं। और आप जब इसमें ऐड करोगे तो आप एक चीज देखोगे, कॉपर सल्फेट का कलर शुरुआत में कैसा होता है जी, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का। और आफ्टर दैट बात करें Fe, तो Fe नॉर्मली सिल्वर कलर की होती है जी। हमारी जो लोहे की कील होती है आयरन नेल, जब आप उसको उसमें डुबोते हो या उसके अंदर डालते हो तो उसके बाद जब वो रिएक्शन देती है तो वो देती है FeSO4 + Cu। यानी यहाँ पे आयरन ने इसको डिस्प्लेस करा, क्योंकि आयरन क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए डिस्प्लेस कर दिया। अब उसके बाद देखे तो कुछ देर बाद हमने देखा कि ये इसका जो कलर आया वो कैसा आया, रेडिश ब्राउन। कैसा कलर आया जी, रेडिश ब्राउन। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ है, ब्लू से क्या हो गया जी, रेडिश ब्राउन हो गया। तो यहाँ पे किसका कलर क्या हुआ, चेंज हुआ। ऐसी इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इसका एग्जांपल देना है तो समझना पड़ेगा कि गैस रिलीज होना। अब जैसे मैं बात करूं आपको थर्ड एग्जांपल की, इवोल्यूशन ऑफ गैस की, कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या जी, मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और मैंने उसमें क्या ऐड करा है, जिंक। क्या ऐड करा है, जिंक। जिंक को ऐड करने पे हमने को एक चीज पता लगेगी कि गैस को क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, यानी गैस प्रोडक्शन प्रोडक्ट में बनेगी। अब जिंक रिएक्ट करेगा किससे, SO4 से, और साथ में एट द एंड कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। यानी एक ऐसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जहां पे रिएक्टेंट मिलने के बाद प्रोडक्ट में गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर। ये चारों इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से एग्जाम एक एग्जांपल जरूर पूछेगा एग्जाम में, या तो चेंज इन स्टेट का पूछ सकता है आपसे एग्जांपल क्या होगा, चेंज इन कलर का पूछ सकता है, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस का पूछ सकता है, या चेंज इन टेम्परेचर। ये चारों ही इंडिकेशन करती है, ऑब्जर्वेशन है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। तो बात करते हैं चेंज इन
टेम्परेचर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, Mg प्लस O2 क्या बन रहा है जी हमारा, MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, गैस बन रही है, स्टेट चेंज हो रहा है, ये सभी सारे के सारे ऑब्जर्वेशन है, एग्जाम्पल है किसके, केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब आगे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की। अभी मैंने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन जहां पर नई सब्सटेंस, नई प्रॉपर्टी फॉर्म होती है, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन का आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आप बताओगे रेस्पिरेशन, सिंपली रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि इनमें नया सब्सटेंस बनना है, नई प्रॉपर्टी बननी है। इसके बाद हमने 4 ऑब्जर्वेशन पढ़ी कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन को पता लगा सकते हैं। पहली, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट। ये सारी ऑब्जर्वेशन होती है जो हमें इंडिकेट करती है क्या क्या केमिकल रिएक्शन यहाँ पे मौजूद है या केमिकल रिएक्शन हो रही है। आफ्टर दैट उसके बाद बात करते हैं कि जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन बनाते हैं तो 2 चीज फॉर्म होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट को कहा जा रहा है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को पूरा होने में जो जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे C+O2, CO2। अब इस CO2 बनने में किस किसने पार्ट लिया है, C+O2 ने, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, रिएक्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिएक्टेंट बोलेंगे। अब फाइनली जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उनके बाद एक फाइनली एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, या और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे जी हम, प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट उसमें मौजूद है, उनको कंबाइन करने के बाद एक प्रोडक्ट बन रहा है, यानी फाइनल जो सब्सटेंस बनना है उसे क्या बोलेंगे जी हम, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है जी। इसके बाद एक सिंपल टॉपिक आता है, बेसिक टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हिंदी में बात करें, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बड़ा सिंपल टॉपिक है। ठीक है जी। अब केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन का अर्थ यह है जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसको सिंबल और फॉर्मूले के जरिए लिखते हैं। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं आपको बताता हूं, अब मान के चलो मेरे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और यहां पे रिएक्शन बननी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन है, बट मैं कार्बन को क्या लिखूंगा, सिंबल के तौर पे क्या लिखूंगा, C लिखूंगा, ऑक्सीजन को क्या लिखूंगा, O2 लिखूंगा, इसका क्या लिखूंगा, फॉर्मूला। तब ये केमिकल रिएक्शन बन गई। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड लास्ट 2025 में भी यहाँ से टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है। यदि आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हो तो ये कहा जाता है कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ना आपका बहुत ही अनिवार्य है। अब ये जो चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक है ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हम बात करें, देखो जी मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत नॉर्मल एग्जांपल दे दूंगा आपको मैं। मेरे पास Mg+O2, Mg को आपको पता होगा मैग्नीशियम बोलते हैं, और O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 9th में चैप्टर पढ़ा हुआ है, एटम एंड मॉलिक्यूल, ये सभी पार्ट है, पीछे का ही पार्ट है सारा। अब Mg+O2 MgO, यहाँ पे इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं जी, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इसी वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं जी, प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट है, एक तरफ प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अब बेसिकली क्या होता है बैलेंस में, रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब बच्चों के टॉपिक थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़ा कंफ्यूजन दे रखा है। कंफ्यूजन मतलब वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी वाले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड लिखेंगे, फिर दोनों के एटम लिखेंगे कि Mg का एटम यहाँ पे कितना, Mg कितना, 1 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 है, फिर राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना, 1 है, ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो इस प्रकार से लिखते हैं, और फिर दोनों को देखते हैं कि रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम क्या बराबर है या नहीं है। तो आप भी देख सकते हो, यू कैन सी, वेरी इजी है। यहाँ मैग्नीशियम के एटम 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1, तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में कमी है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। उसी को बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जब रिएक्टेंट के एटम प्रोडक्ट के एटम के क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए। देखो देखो, Mg 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बैलेंस हो जाए। और ध्यान रखना, जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा आगे ऐड करोगे। कहाँ पे ऐड करोगे, आगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे कितनी मल्टीप्लाई करोगे, 2 एकम 2, तो ऑप्शन कितनी होगी आपकी 2, यहाँ भी ऑप्शन 2। यहाँ मैग्नीशियम कितनी है 2, तो यहाँ भी कितनी करनी पड़ेगी 2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम बराबर है, यहाँ भी अब बराबर। देखो यहाँ Mg 2 है, यहाँ भी कितना Mg है 2, यहाँ O2 कितने 2, यहाँ भी O2 कितने है 2। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम आपको क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। जब दोनों तरफ से आप एटम इक्वल करोगे तभी आपकी रिएक्शन क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। ठीक है, मैं आगे एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाए। जैसे आप H2 प्लस Cl2 HCl बनना है, अब ये केमिकल रिएक्शन है। अब मुझसे पेपर में आया कि इसका बैलेंस करो, हाउ टू बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब होता है ये रिएक्टेंट के एटम है, ये प्रोडक्ट के एटम है, दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 1, तो इसका मतलब दिक्कत है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो यहाँ भी तो 2 ही होने चाहिए। अब मैंने बताया था जब भी बैलेंस करते हैं तो कहाँ लगाते हैं, आगे लगाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या लगा दो 2, H के एटम 2 हो गए, यहाँ भी कितने हो गए H 2 हो गए, यहाँ पे Cl कितने हैं 2, तो यहाँ भी Cl कितने हैं 2। अब ये क्या मानी जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, टॉपिक आप पढ़ रहे हो इंपोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए आएगा ही आएगा, कन्फर्म आएगा। ठीक है, बाद में आप फोटो भी कैप्चर कर सकते हो, बट पहले समझने में ध्यान दो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जब रिएक्टेंट के एटम, किसके एटम, रिएक्टेंट के एटम इक्वल हो जाए किसके, प्रोडक्ट के एटम के, उसे बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब साइंटिस्टों ने बताया कि क्यों बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड 2025 में यही क्वेश्चन आया था कि चलो ठीक है हम बैलेंस कर रहे हैं रिएक्टेंट के एटम प्रोडक्ट के एटम, ठीक है, बट बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको वेरीफाई करते हैं। उसको बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जो है, सवाल आएगा बोर्ड में आए तो 2025 में, क्यों बैलेंस करते हैं हम, तो बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि इस लॉ को प्रूव कर सके, वेरीफाई कर सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है एक अलग क्वेश्चन है, यदि वो पूछे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है तो आपका आंसर है जब रिएक्टेंट के एटम इक्वल हो जाए प्रोडक्ट के एटम के। बट आपसे पूछे करते क्यों है, जरूरी क्यों है बैलेंस करना, ताकि हम वेरीफाई कर सके कौन से लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा हल्के मत लेना। अच्छा, आपसे पूछ बैठे लो क्या कहता है, ये लो कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग बात करें। ठीक है, और एट द एंड जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट साइड इज विल बी द सेम एज द रिएक्टेंट साइड, यानी रिएक्टेंट के साइड के जो एलिमेंट है, एटम है, वो बराबर हो जाए किसके, प्रोडक्ट के एटम के। तो ये टॉपिक था आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जी अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी थोड़ा बेसिक इंपॉर्टेंट गया था। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही लगभग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है कि एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़े सीबीएसई में कभी ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, कभी कभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछ ली जाती है, कभी कभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। इनको बोलते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन कितने प्रकार की हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हिंदी में से बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जी, संयोजन अभिक्रिया, एन हिंदी। ठीक है जी, मैं दोनों बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, वैसे ज्यादा इंग्लिश में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब सभी को मैंने बताया, या तो इसको बोलो सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड को, या क्या बोलो रिएक्टेंट, दोनों बात एक ही है। इधर वाले हिस्से को आप या तो प्रोडक्ट बोलो या प्रोडक्ट नहीं बोल ले तो कुछ बुक में क्या लिखा रहता है, सब्सटेंस। तो दिक्कत की बात नहीं है, बात वही पड़ती है। हिंदी में बात करें तो उसे पदार्थ बोलो या अभिकारक बोलो। हिंदी वाले हिंदी में से क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। इधर वाले हिस्से क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये अभिकारक और ये उत्पाद, दैट मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी हिंदी में संयोजन अभिक्रिया। तो बेसिकली यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, इसलिए बोल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। 1 और 2, कितने सब्सटेंस यहाँ पे, 2। तो यानी कुल मिलाकर मुझे पता लग रहा है 2 या 3 सब्सटेंस को आपस में मिलाए, कंबाइन करे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या है, ए सिंगल है, और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हो जाए, सिंगल सब्सटेंस का। ऐसी अभिक्रिया यदि बन जाती है तो सर क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रट्टा नहीं मारना, वो अभिक्रिया इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या उससे अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो जाए। क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस,
और एक सिंगल सब्सटेंस बन जाए। देखो यहाँ पे एक और दो, तीसरा भी हो सकता था, कई और सब्सटेंस भी हो सकते थे, और वो कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ऐसी अभिक्रिया आपको देखने को मिल रही है, तो तुरंत आप उसको क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी वाले, दो या उससे अधिक अभिकारक आपको मिल रहे हैं, मिलकर कंबाइन कर रहे हो आप और एक उत्पाद का निर्माण कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या आते हैं जी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करें बेसिकली हम, ठीक है, अब इसको हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है वो जरूरी है पढ़ना जी। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे हम। किसकी बात करते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको हिंदी में बेसिकली बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जी? वियोजन अभिक्रिया। तो उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होता है? देखो यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट है। क्या जी? सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट है, यानी एक अभिकारक है हिंदी में बात करें तो। अब ये रिएक्टेंट ब्रेक हुआ, ब्रेक मतलब टूटा, और एक दो या उससे अधिक प्रोडक्ट बना रहा है, इस बार सब्सटेंस बना रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया जो देखने को मिल रही है उसे क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो वो अभिक्रिया इसमें सिंगल सब्सटेंस हो। क्या सब्सटेंस हो? या तो सब्सटेंस बोल लो या रिएक्टेंट बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या तो पदार्थ बोल लो या अभिकारक बोल लो, बात एक है। बट है कितना? सबसे जरूरी बात एक, सिंगल है। जब वो टूटा तो दो या उससे अधिक, टू और मोर सब्सटेंस क्या हुए? बन गए। और ऐसा हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट आपके पास है या सिंगल सब्सटेंस है, और वो ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद क्या बना रहा है? दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस बना रहा है या दो या उससे ज्यादा पदार्थ बना रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर हिंदी में बात करें तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस भी आ जाता है, कई बार एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन और डिफरेंस का। तो बहुत सिंपल है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन का, जब टू और मोर सब्सटेंस, दो या उससे अधिक पदार्थ कंबाइन होंगे, सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन क्या होता है? जब एक सिंगल रिएक्टेंट या सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होगा, टूटेगा, स्प्लिट होगा, और वो टू और मोर सब्सटेंस, दो या उससे अधिक सब्सटेंस बनाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया है। आगे चलने की कोशिश करेंगे जी। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट आप कह सकते हो जी, क्योंकि बोर्ड वाले यहां से क्वेश्चन ना पूछे तो मुझे तो लगता नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि बोर्ड वालों का सबसे मेन इंपोर्टेंट ऐसा पक्ष माना जाता है डीकंपोजिशन की टाइप, क्योंकि तीन प्रकार के होते हैं और एक ना एक आपको सीबीएसई में देखने को जरूर मिलेगी, मेरे अकॉर्डिंग तो पक्का मिलेगी। तो पहली होती है डीकंपोजिशन टाइप, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरी होती है फोटोलाइटिक और तीसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप पढ़ाया, यानी हिंदी में बात करें वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, हिंदी में बात करें तो सबसे पहला आता है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब यह होता है, हिंदी में बात करें उसमें वियोजन, यानी वो रिएक्शन जो हमें डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कैरिड आउट होए, कैरिड आउट मतलब प्राप्त होए, जो प्राप्त हुए किसके द्वारा? हीटिंग के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त हुए? हीटिंग के द्वारा। यानी वो रिएक्शन जो मुझको हीटिंग के द्वारा प्राप्त हो रही है, रिएक्शन डीकंपोजिशन, उसे मैं क्या बोलूंगा? थर्मल। क्योंकि थर्मल का मतलब भी क्या होता है? बेसिकली हीट होता है, यानी जो अभिक्रिया हीट के द्वारा प्राप्त हो रही है उसे क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी हिंदी में बात करें उसमें वियोजन अभिक्रिया, जो मुझे वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा प्राप्त हो रही है उसे बोलते हैं उसमें वियोजन अभिक्रिया। अब एग्जांपल बात करते हैं। देखो मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है और सिंगल सब्सटेंस है, तो ये तो मुझे पता ही है जब सिंगल सब्सटेंस होगा तो डीकंपोजिशन तो होगा, बट ये अभिक्रिया मुझे प्राप्त हुई किसके द्वारा? हीट के द्वारा। मैं इसे हीट करूंगा तभी तो मुझे प्रोडक्ट बनेंगे, यानी हो किसकी वजह से रही है? हीट के द्वारा हो रही है ना। तो जो अभिक्रिया रेस्पॉन्सिबल है हीट के द्वारा, हीट के द्वारा हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बोर्ड वाला क्या पूछेगा? राइट हाँ इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन बताओ जो हीट के द्वारा प्राप्त होती है। तो आपको एग्जाम्पल क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा एक ऐसा एग्जाम्पल जो अभिक्रिया किसके द्वारा होती है? हीट के द्वारा होती है। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये बोर्ड का बड़ा प्यारा क्वेश्चन कह सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं बोर्ड वाले। हिंदी में से बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। सिंपल टॉपिक है, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। यानी वो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो प्राप्त होती है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। बड़े सिंपल है। देखो मेरे पास बेसिकली वाटर है,
एक कंटेनर में, मैंने उसमें करंट पास करा। अच्छा, हुई किसके द्वारा? हीट के द्वारा नहीं हुई, करंट के द्वारा। जो करंट के द्वारा है, विद्युत के द्वारा प्राप्त है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, ये मैंने वाटर में करंट पास करा, H2 के मॉलिक्यूल अलग हो गए, O2 के मॉलिक्यूल अलग हो गए, इसलिए इसको क्या बोला मैंने? इसको मैंने क्या बोला बेसिकली? इसको बोला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, हिंदी में बात करें विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जो विद्युत के द्वारा प्राप्त होती है उसे बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है जी। अब यहां से जो क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बन आता है बोर्ड में। क्या बन आता है कि मेरे पास वाटर है, वाटर है, इसमें मैंने कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप किसकी ऐड कर दीजिए? H2SO4। क्या ऐड कर दिया? H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन ये आया 2023 के बोर्ड के पेपर में, कुछ बूंदे H2, जब आपने करंट पास कर दिया बेसिकली, तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे क्यों ऐड करी? वो इसीलिए करी ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए जल्दी, क्योंकि ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, वो विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए उसको ऐड करा ताकि इलेक्ट्रिसिटी जल्दी जनरेट हो जाए, H2 और O2 के मॉलिक्यूल हमें जल्दी मिल जाए। अब 2023 वाले 2024 में भी जाएंगे, 2025 में भी जाएंगे, तो सीबीएसई हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते हैं। उन्होंने बोला ये जो वाटर है ना आपके पास, इसकी वॉल्यूम ऑफ गैस बताओ, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब हाइड्रोजन के पास कितने आइटम है? 2। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? तो उसकी वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी होगी? 2:1। क्या होगी जी? 2:1। हाइड्रोजन के पास 2 है और ऑक्सीजन के पास क्या है? 1। तो उसकी वॉल्यूम ऑफ गैस 2024 में ये भी पूछी गई थी। नहीं, वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ ली। यहां तक भी वो सीमित नहीं रहे, बोर्ड वालों ने फिर दोबारा नया क्वेश्चन बना दिया। अब इससे क्वेश्चन बना दिया मास रेशियो। क्या बना दिया? मास रेशियो। किसका? वाटर का। फिर हार्ड क्वेश्चन बनाया, मतलब एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बना दिए। पहले ये पूछा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो जो करंट के द्वारा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। यानी वाटर में करंट पास करोगे तो क्या बन जाएगा? H2+O2 बन जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि कुछ बूंदे ड्रॉप सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्यों ऐड करता है? वो इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि गुड कंडक्टर होता है, जल्दी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है इससे। चलो ठीक है, यहाँ तक का। फिर पूछा वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होती है? H2O, तो क्या होती है? 2:1। रिमेंबर, आएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पूछा मास रेशियो। अब 9th में आपने पढ़ा था एटम एंड मॉलिक्यूल में, क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 2, ऑक्सीजन कितना होता है? 16। मैंने पढ़ाया था मास एटम एंड मॉलिक्यूल में। तो 2 जा 2, 16। जब उसको काटोगे तो कितना आएगा? 1:8। या तो डायरेक्ट याद कर लेना, निकालना सीख लो। डायरेक्ट याद कर लो तो भी एमसीक्यू में ठीक है, नहीं करोगे तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो मास रेशियो क्या होता है? 1:8। यानी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस अलग पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे H2SO4 के बारे में अलग पूछा जा रहा है, और मास रेशियो अलग पूछी जा रही है। तो घबराने की बात नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया जो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। आप फोटो क्लिक कर लेना और आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है जी, तो मैं ऐसे आगे चलने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी कुछ टॉपिक और बच रहे हैं, इसके बाद ज्यादा टॉपिक नहीं है, 5 से 6 टॉपिक बचते हैं। चैप्टर बहुत ईजी है। केमिस्ट्री 10th की ऑलवेज ईजी रहती है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। बायो लिटिल भी ठीक है, बट थोड़ा लेंथी होती है, बड़ी होती है, समय देना होता है। और फिजिक्स थोड़ा न्यूमेरिकली होता है, यदि इसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन या मैथमेटिकली ठीक है तो फिजिक्स भी कर लेता है। बट 10th की साइंस स्कोरिंग है, थोड़ा पढ़ते रहोगे, जुड़ते रहोगे हमारे साथ, तो आपको अच्छा लगता रहेगा। आई होप। तो बात करते हैं फोटोलाइटिक की, यानी डीकम्पोजिशन की टाइप की बात कर रहा हूं मैं, तीसरे वाले की। पहले हमने पढ़ा थर्मल डीकम्पोजिशन, फिर हमने सेकंड टाइम पे पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक, और थर्ड टाइम पे पढ़ेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी हिंदी में बात करें, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। जो उष्मा के द्वारा प्राप्त होती है उसमें वियोजन, जो विद्युत के द्वारा होती है विद्युत वियोजन, और जो प्रकाश के द्वारा होती है प्रकाशीय वियोजन। ऐसे इंग्लिश में थर्मल डीकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा प्राप्त होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्राप्त होती है, और लास्ट वन फोटोलाइटिक जो सनलाइट के द्वारा प्राप्त होती है। यानी वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो मुझे प्राप्त होती है किसके द्वारा? सनलाइट के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त होती है? सनलाइट के द्वारा। और जो रिएक्शन सनलाइट के द्वारा प्राप्त हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं हम? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल की बात कर, अच्छा यहाँ तो एक एग्जाम्पल है, बट एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल है। मेरे पास AgCl है, AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं जी? AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, AgCl को बेसिकली हम क्या बोलते हैं जी? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड।
अब सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट की प्रेजेंस में आप रखते हो तो Ag तो अलग हो गया, Cl आपका अलग हो गया, यानी ये अभिक्रिया किसके द्वारा प्राप्त हुई, सनलाइट के द्वारा। जो अभिक्रिया सनलाइट के द्वारा प्राप्त होती है सब क्या बोलते हैं जी हम, तो बेसिकली क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट बोर्ड वाले थोड़ा एडवांस चलते हैं। एक रिएक्शन हो रहा है एनसीईआरटी में जिसको हम बोलते हैं AgBr। क्या बोलते हैं जी, AgBr। वहां भी आप क्या पास करोगे, सनलाइट पास करोगे, वहां भी सेम क्या होगा, यही होगा, Ag अलग हो जाएगा। और क्लोरीन, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन नहीं आएगा, सॉरी जी, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। क्या आएगा जी, ब्रोमीन। यानी दोनों ही एग्जाम्पल है किसके, फोटोलाइटिक। अब ये दो एग्जाम्पल क्यों बताइए, एक से भी काम चल सकता है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। AgCl और AgBr, इन दोनों सोल्ट को एक नाम से और पुकारते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट सोल्ट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट सोल्ट फोटोग्राफी। अब बोर्ड वाले 2025 CBSE 2025 की बात करूं तो बड़े चालाक थे, उन्होंने पूछ लिया कि दो एनसीईआरटी, सिर्फ दो ही है, दो एनसीईआरटी में सोल्ट है व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम बताओ। तो उनका नाम क्या होगा, AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों को सनलाइट की प्रेजेंस पर रखते हैं तो क्या होता है, Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, यहाँ पे Ag अलग हो जाएगा, Br2 अलग हो जाएगा। क्लियर है जी, आई होप आपको समझ पाया होगा। अगले रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में से बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस, कुछ ना कुछ हटेगा जुड़ेगा, डिस्प्लेस से पता लग रहा है। यानी ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जहां पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस करे दूसरे एलिमेंट को। अब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या हर बार डिस्प्लेस करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रॉब्लम मतलब या बेसिकली इसको यदि मॉडिफाई करें तो ये हम कह सकते हैं कि एक रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करे दूसरे रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, सॉरी, एक रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करे एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। यानी एक एलिमेंट जो है बहुत ताकतवर है दूसरे एलिमेंट से, तो तभी उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, हर बार पॉसिबल नहीं है। अब ये आयरन है, इधर जाएगा, इस एलिमेंट को क्या करेगा, हटाएगा, क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। क्योंकि आयरन क्या है, हो सकता है इससे ज्यादा रिएक्टिव हो और हैवी, और जब ज्यादा रिएक्टिव होता है दूसरा एलिमेंट तभी वो क्या कर सकता है, हटा सकता है। मान लो ये रिएक्शन ऐसे होती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक एग्जांपल ओनली, और मैं आपसे कहता कि ये कॉपर इसको हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। और साइंस में, केमिस्ट्री में कहा जाता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को हटा सकता है, लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव वालों को नहीं हटा सकता। ये मेटल और नॉन मेटल का टॉपिक बेसिकली वहां पे आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, एक नया प्रोडक्ट बनाया। तो यानी एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में बात करें विस्थापन कभी, जब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है जी। थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी आपने, अब पढ़ेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है जी। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। एंड तक चैप्टर पढ़ना कि लगभग आपको चैप्टर समझ में आएगा। और जैसे ये चैप्टर पूरा हो जाएगा इसी के बाद तुरंत मैं जो इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके लास्ट 10 ईयर में, पक्का गारंटेड, इसी के बाद जस्ट इसी के बाद मैं आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। यानी ये चैप्टर जो आपने मुझसे पढ़ा इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको डाल दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको चैप्टर का तो नॉलेज मिलेगी, साथ में बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हैंडल करना है, वो भी मैं आपको चैप्टर के साथ देता रहूंगा, जिससे आपका ज्ञान नॉलेज बढ़ती रहेगी और आपके मार्क्स आई होप अच्छे रहेंगे। तो बस जुड़े रहना है आपको, ठीक है। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं। हिंदी में बेसिकली बात करें तो यहाँ पे बात करें कि सोडियम एक बार यहाँ डिस्प्लेस करेगा, ये इधर आके डिस्प्लेस करेगा, दो बार हो रहा है। पहले वाले में एक एलिमेंट था, अब यहाँ पे एक एलिमेंट उधर जाकर डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरे वाला इधर आगे डिस्प्लेस कर रहा है। यानी एक बात तो पता चल गई कि यहाँ पे एक बार नहीं हो रहा। पिछली वाली रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा FeCuSO4, यानी Fe सिर्फ एक बार गया, एलिमेंट डिस्प्लेस करा, नया प्रोडक्ट बनाया और चुप बैठ गया, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है,
यहाँ पे सोडियम इधर जाएगा, इसको अपने साथ मिलाएगा, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुई, फिर यहाँ पे वो दोबारा आएगा, उसको डिस्प्लेस करेगा, यानी दो दो बार डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिफरेंट डिफरेंट एटम है, डिफरेंट डिफरेंट एटम, ये डिफरेंट एटम, ये भी डिफरेंट एटम, और आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज, और आपस में क्या हो रहे हैं, ये इसके साथ में एक्सचेंज हो गया और ये इसके साथ में एक्सचेंज हो गया, यानी ये दो दोस्त थे, ये भी दो दोस्त थे, ऐसे समझ लो जी। अब इसने इसके साथ दोस्ती कर ली, इसकी दोस्त के साथ, और इसने इसके साथ, यानी आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिया कि भाई तू भाई मेरे दोस्त है, घूमने चले जा, मैं तेरे दोस्त का साथ घूमने चले जाऊंगा, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिया। और यदि ऐसा हो रहा है, आपस में ट्रांसफर हो रहा है मैटर, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो ही विस्थापन अभिक्रिया। हम बात करते हैं प्रिसिपिटेशन की, हिंदी में से बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, पर्टिकुलर बात करते हैं। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेट मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जहां भी प्रिसिपिटेट आएगा उसका मतलब समझ जाना कि वो आपसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस की बात कर रहा है। एक ऐसी रिएक्शन जब आप कंपाउंड एलिमेंट मिक्स कर रहे हो, बट एक ऐसा प्रोडक्ट बनना है जो डिजोल्व नहीं हो रहा है, यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है लाइक, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे लेड नाइट्रेट है मेरे पास, ये इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, ये एक्टिविटी है वैसे एनसीईआरटी की हम बात करें तो जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से लेके बहुत इंपॉर्टेंट, जब एग्जाम में पढ़ने जाओ तो उसे जरूर पढ़ के जाना, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडीन, इसको बोलते हैं पोटेशियम पोटेशियम आयोडीन। ये दोनों आपस में क्या करें, आपने मिक्स करें, अच्छा मिक्स करे तो एक प्रोडक्ट बना जी, न्यू प्रोडक्ट बना, वो तो बनेगा ही बनेगा जी, कॉमन सी बात है। जब न्यू प्रोडक्ट बना तो मैंने देखा सॉल्यूशन के अंदर जो PbI2 वाला सॉल्यूशन है, ये PPT यानी ये इनसोल्युबल है, ये पानी में अच्छी से नहीं घुला, तो पेपर में पूछा जाएगा, एक्टिविटी है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडीन को आपस में कंबाइन करा, तो बनने के बाद ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है दोनों में से जो इनसोल्युबल होगा, आंसर क्या आएगा, PbI2, लेड आयोडीन, लेड आयोडीन क्या होगा आपका, इनसोल्युबल होगा, कैसे होगा जी, इनसोल्युबल होगा। अच्छा एक्टिविटी है तो उसका कलर पूछा जाएगा, तो उसका कलर कैसा होगा, येलो कलर, साफ क्लियर दिखेगा, ये येलो कलर में दिखेगा, तो उसका कलर ही पूछा था, बोर्ड में आया हुआ है जी क्वेश्चन ये कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडीन से, तो PPT बताओ क्या बनेगी, यानी ऐसा सब्सटेंस इनसोल्युबल कौन सा बनेगा दोनों में से, तो कौन सा बनेगा, लेड आयोडीन इनसोल्युबल बनेगा, और कलर कैसा होगा इसका, येलो होगा, यानी वो रिएक्शन जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है प्रिसिपिटेट यानी इनसोल्युबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हुआ यानी इनसोल्युबल, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। वो सॉल्यूशन, वो रिएक्शन जिसमें बन रहा है प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेट बनना यानी एक ऐसा पदार्थ बनना जो इनसोल्युबल है, पानी में नहीं घुल रहा, और यदि ऐसा हो रहा है किसी भी रिएक्शन से क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है जी, तो कोशिश करेंगे आगे चलने की, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में पूछे जाते हैं, बेसिकली 2025 में तो पूछा गया था, उससे पहले भी पूछे गए हैं, तो इग्नोर तो नहीं कर सकते इन टॉपिक को, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन अनुमान देके जाते हैं। बात करते हैं ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, हिंदी में बात करते हैं उपचयन और अपचयन, इसको तो बोलेंगे उपचयन और इसको बोलेंगे अपचयन, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उपचयन अपचयन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा होता क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो बात करें जब ऐड हो रही हो H2 किसी भी अभिक्रिया में, O2 सॉरी, और लॉस हो रहा हो किसका, हाइड्रोजन का, यानी ऐसी अभिक्रिया जहां पे ऐड हो रही है ऑक्सीजन और क्या रिमूव हो रही है या लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का, यदि ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, यानी वो रिएक्शन जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यानी ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है और क्या लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन, यदि ऐसा नजर आ रहा है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हिंदी में उपचयन अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की हानि हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। जैसे देखो यहाँ पे एक अभिक्रिया है, ये कॉपर है, क्या है जी, कॉपर, अब इस कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, पर जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो तुरंत प्रोडक्ट में उसके पास क्या आ गई, ऑक्सीजन, तो याद ने क्या गेन करी है, ऑक्सीजन गेन करी है, और जिन अभिक्रियाओं में कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल है जी। आगे पढ़ते हैं रिडक्शन, रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन, क्या बोलते हैं जी, अपचयन अभिक्रिया। अब उसका थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, हिंदी में अपचयन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है,
H2 तो ऐड होता है, बट क्या लॉस होता है? ऑक्सीजन लॉस होता है। उल्टा कर देते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर दिया। H2 तो ऐड होगा, H2 ऐड होगा और O2 क्या होगा? लॉस होगा। बस इसका हमने थोड़ा सा क्या कर दिया? उल्टा कर दिया जी। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गेन होता है और ऑक्सीजन लॉस होता है। हाइड्रोजन गेन होगा और ऑक्सीडेशन क्या होगा? ये ऑक्सीजन लॉस होगा और हाइड्रोजन गेन होगा। यहाँ कार्बन है मेरे पास, अब इस कार्बन में यहाँ पे कुछ नहीं है, बट उधर जाके तुरंत हाइड्रोजन क्या हो गया? ऐड हो गया। हाइड्रोजन ऐड हो गया, और जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन ऐड होए या ऑक्सीजन का लॉस होए उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन, यानी अपचयन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है जी, अब अगले टॉपिक को चलने की कोशिश करेंगे जी। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं जी? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी हिंदी में बात करें तो रेडॉक्स अभिक्रिया, हिंदी में बात करें तो। अब ये क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस एक बारी में ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। यदि दोनों एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसी इन्वॉल्वेशन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, ही रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी एक में उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो दोनों में ऐसी स्थिति पाई जा रही है, तो ऐसे क्या बोलेंगे उसको? उसको हम क्या बोलेंगे जी? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखो ZNO, यहाँ पे ऑक्सीजन है ZN के पास, जिनके पास ऑक्सीजन है, बट उधर जाके ऑक्सीजन क्या हो गई? लॉस हो गई, ऑक्सीजन लॉस हो गई। और O2 के लॉस को क्या बोलते हैं? रिड्यूस बोलते हैं, यानी रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन, यानी अपचयन। हिंदी बात करें से क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। यहाँ पे कार्बन है, अब इस कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, बट सडनली उधर जाके वो ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई इसमें। और जब ऑक्सीजन ऐड हो गई, O2 जब ऐड हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज। यानी एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और जब दोनों इन्वॉल्वेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं जी हम? रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, और दोनों एक ही अभिक्रिया में शामिल है, तो उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया जी। आगे चलते हैं तो जी लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। 3 से 4 टॉपिक रह गए हैं। एक टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, छोटे टॉपिक है। हिंदी में बात करें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया, इजी टॉपिक है। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इज रिलीज, यानी बनने के बाद हीट क्या हो रही है? देखो ये मीथेन है, यानी नेचुरल गैस। मीथेन मीन्स, मीथेन को क्या बोलते हैं जी? नेचुरल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। और आप बर्न कर रहे हो उसको एयर में, ये एयर है, एयर में बंद कर रहे हो आप, ऑक्सीजन में बंद कर रहे हो एयर में, और बंद करने के बाद देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रही है? लास्ट में रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। और जिन रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है उन प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में बात करें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है उसे क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। सेकंड नंबर पे आती है जी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या आती है जी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिनमें हीट इज एब्जॉर्ब, जिनमें हीट क्या हो रही है जी? एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्या हो रही है जी? आपकी एब्जॉर्ब हो रही है। वो रिएक्शन जिनमें आपकी हीट क्या हो रही है बेटा? एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे देखो यहाँ पे लेड नाइट्रेट ने पहले हीट को एब्जॉर्ब किया, तब प्रोडक्ट बनाया, और उधर क्या हो रहा था? उधर आपका प्रोडक्ट बनने के बाद क्या रिलीज कर रहा था? हीट रिलीज करता है। यानी हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं जी? एंडोथर्मिक। हिंदी में बात करें उष्मा शोषी, जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होती है उसे क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आई होप समझ में आया हो आपको। सिर्फ लास्ट आखिरी 2 टॉपिक बचते जी इस चैप्टर के, फिर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, अब टॉपिक का नाम है जी कोरोजन। कोरोजन मीन्स जंग लगना। ठीक है जी, अब कोरोजन इंपोर्टेंट टॉपिक है, मेटल नॉन मेटल में भी आएगा। ठीक है जी, अब ये होता क्या है कोरोजन? देखो आपके पास कोई मेटल है, यानी आयरन है बेसिकली, और आपने वो खुले में रख दिया, वहां पे एसिड और मॉइस्चर उसको संपर्क में आ गए, कॉन्टेक्ट में आ गए, तो धीरे धीरे आपका जो मेटेरियल है, जो पदार्थ है, वो क्या होगा? कैरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें जंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी बेसिकली जब किसी भी मेटल को आप एक्सपोज करते हो, कांटेक्ट में रख देते हो, किसके? एसिड और मॉइस्चर के, तो वो धीरे धीरे करोड़ होना स्टार्ट होता है, उसको जंगना स्टार्ट होगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो वीक हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा। उसका अर्थ यह है कि उसको रस्ट करना चालू हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे?
कोरोजन, जंग लगना। हिंदी में से बोलते संचारण, क्या बोलते हैं? संचारण। यानी जब किसी भी धातु को नमी अम्ल के संपर्क में रखते हैं तो धीरे धीरे संचारित हो जाता है, उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका क्या बोलेंगे जी? कोरोजन बोलेंगे हिंदी में, बेसिकली बात करें, ठीक है। अब सबसे ज्यादा बात करें इंपोर्टेंट की, मैं डायग्राम के द्वारा बताता हूँ आपको बेटा, डायग्राम के द्वारा बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो जी, मेरे पास आयरन है। अब ये जो आयरन था, जब ये एयर, एसिड और मॉइस्चर, बेसिकली एसिड और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो यू लाइक, देखो ये रेडिश ब्राउन हो गया। कैसा हो गया ये? रेडिश ब्राउन, यानी इस पर जंग लग गया। तो यानी कोई भी मेटल मॉइस्चर और एसिड, इन दोनों के कांटेक्ट में आ गया, तो उस पर क्या हो जाएगा? रस्ट लग जाएगा, यानी जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको बात करें कॉपर की, तो कॉपर पे जब जंग लगता है तो कॉपर कलर कैसे हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ये भी एमसीक्यू पूछ जाएगा, कॉपर पे रेस्ट हो गया, जंग लग गया तो उसका कलर कैसा होगा? तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन। अब बात करें यदि हम सिल्वर की, सिल्वर में तो रह गया, सिल्वर थोड़ा छोड़ सकते, सिल्वर पे जंग लग गया तो कलर कैसा हो जाएगा उसका? ब्लैक। ब्लैक मतलब काला कलर हो जाएगा। ये भी पता होना चाहिए कि सिल्वर का कलर कैसा हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप समझ में आएगा। अब कोरोजन को कहा जाता है कि यदि मुझे प्रिवेंट करना है, उसका बचाव करना है, तो कैसे करूंगा? तो जंग लगने से कैसे बचाऊंगा? तो उसके तरीके हैं, आप ऑयल कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, या तीसरा है गैल्वेनिजिंग, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं यसद लेपन। जब किसी भी मेटल पे आप जिंक की परत चढ़ा देते हो, डिपॉजिट कर देते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। यानी ऑयलिंग, पेंटिंग और गैल्वेनिजिंग, इन तीनों की मेथड से आप कोरोजन को बचा सकते हो कुछ समय के लिए, ठीक है। समझ में आया होगा आई होप। अब लास्ट टॉपिक बचता है, इसका नाम है जी डेंसिटी। आफ्टर दैट चैप्टर एंड।